आज भारत द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया। पिछले महीने 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान के समर्थित जो टेररिस्ट द्वारा एक आतंकवादी घटना को पहलगाम में अंजाम दिया गया था, उसका बदला लेने के लिए आज भारत द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया। ये कहो कि एक तरह से मिसाइल अटैक किया गया और पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया गया, यानी कि खंडरों में बदल दिया गया। आज उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे पास साथ उपस्थित है डिफेंस एक्सपर्ट और रिटायर कर्नल आर.सी. चड्ढा जी। चड्ढा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो आज की घटना रही, रात की घटना रही, हम तो रोजाना इंतजार कर रहे थे इस घटना का, रोजाना देख रहे थे, क्योंकि हमारा भी खून उबाल मार रहा था, भारतीयों का खून उबाल मार रहा था, बच्चों का खून उबाल मार रहा था कि ये घटना कब होगी, किस तरह से होगी, क्योंकि हम बिना बदला लिए नहीं मानेंगे। हमारे 26 नौजवानों का कत्ल कर दिया गया, गोली मार दी गई। तो आज हमारा सपना पूरा हुआ, आज हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आज हम अपने देशवासियों को, माननीय मोदी जी को बहुत मुबारकबाद, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, जब से घटना हुई है पहलगाम की, गुस्सा पूरे देश में है और रोज हमारे से ही पूछते रहते थे। आपने भी पीछे पॉडकास्ट किया मेरा कि कब एक्शन होगा, कब एक्शन होगा। तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो लड़ाई है ये पुश बटन नहीं है तो जो कल से शुरू कर दो, इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। पूरे रिजर्व्स आगे जाते हैं, जो हमारी यूनिटें अलग अलग पूरे हिंदुस्तान में बैठी हुई हैं, उनको अपने ऑपरेशनल जो टास्क मिलता है वहां जाना पड़ता है, टाइम लगता है, छुट्टी कैंसिल नहीं करनी पड़ती। जैसे आज अपना शाम को ड्रिल हो रही है, उसके लिए ये सब करना पड़ता है। तो कहने पर इट विल टेक टाइम। इसीलिए हालांकि हमारी फौज तैयार थी, क्योंकि जब से घटना हुई है और वैसे भी मोदी साहब जब से आए हुए हैं, वो हमेशा आर्मी के तीनों डिफेंस फोर्सेस को तैयार करके रखते थे। और आपने देखा जब से आए हैं, हर रोज कभी अमेरिका से असला आ रहा है, कहीं रफाल आ रही है पेरिस से, इस तरीके से रोज कुछ ना कुछ आ रहा है। हमारे डीआरडीओ भी काफी कुछ कर रहे हैं। तो ये जो आज की घटना है, तो इसलिए बड़ा सोच समझ के, रणनीति के हिसाब से बड़ी प्लानिंग करके आज उन्होंने एक्शन लिया है। और इवन आई वुड से कि उन्होंने पाकिस्तान को सरप्राइज दिया है। जो आज उन्होंने ड्रिल की थी बच्चों सबके लिए, अपना जो होती है लड़ाई की, ऑल सिविलियंस के लिए, तो पाकिस्तान तो सोच रहे थे अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये ड्रिल्स जो होती है ना, ये छुट्टी कैंसिल होती है, तो ये इसको बोलते हैं लड़ाई से पहले एक इंडिकेशन होती है, बैटल इंडिकेशन बोलते हैं इसको। अभी तो उन्होंने हमारी छुट्टी किसी कैंसिल नहीं की, ना पेपर में आया ना न्यूज पे आया। ये तो पहले 47 में मुझे याद है, जब मैं छुट्टी में था तो सडनली रेडियो में मैसेज आया कि छुट्टी कैंसिल होगी, फटाफट पहुंचो। फिर भी उसके बाद भी 1 महीना लगा, मुझे याद है। तो अभी साथ में ये जो मोदी साहब ने एक्शन लिया है, बड़ा सोच समझ के लिया है। हमारा देश तो चाहता था एकदम अटैक करें, उनको सत्यानाश कर दे पाकिस्तान का, लेकिन मोदी साहब जहां बैठे हुए हैं उनको पूरे देश का फिक्र है। जो 11 साल उन्होंने इतना काम किया विकास का, इतना किया, आदमी सोच नहीं सकता। तो उन्होंने सोचा अगर इस तरीके से फुल फ्लेज अटैक करेंगे तो हमारा कंट्री ना करते 15 साल पीछे हो जाए। फिर एक और बात है, जो लड़ाई है ना, तो हम 10-15 दिन से ज्यादा लड़ सकते हैं, ना वो लड़ सकते हैं, वो तो खैर बिल्कुल नहीं लड़ सकते। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या है, वही हम डिस्कशन करेंगे आपस में, दूसरे कंट्रीज आएंगे जी अपना शांति करो। तो कहने का मतलब है उन्होंने जो एक्शन लेना था, लिमिटेड एक्शन लिया है। और अभी तो मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। सबसे बड़ी बात है, हमारे को इस अटैक में इजराइल की पूरी सपोर्ट है, उनका पूरी टीम यहाँ काफी दिन से आई हुई है। और इवन सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तब भी इजराइल और उनकी मदद से हमने किया। तो ये अच्छा कि हमें बड़ी खुशी है कि मोदी साहब ने एक्शन लिया, जरूरत भी था। अगर ना लेते तो सब हमारी अपोजिशन ही खा लेना था उनको भी, क्या ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें की, कुछ किया नहीं। मोदी साहब का ये है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, इसमें शक नहीं। एक्शन उन्होंने लिया। हमारा काम, हम पाकिस्तान से इतनी नफरत नहीं करते। हम कहते हैं कि आप आतंकवादी देश हो, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हो, आतंकवादियों को पनाह देते हो,
अपने यहाँ आतंकवाद को फलने फूलने के लिए जमीन उपलब्ध कराते हो। हमारी पाकिस्तान से इतनी ही दुश्मनी है, अगर वो पाकिस्तान यहाँ आतंकवादियों को ना रखे, हमारे यहाँ छेड़छाड़ ना करे, तो हमारे लिए पाकिस्तान भाड़ में जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान तो स्वयं मर जाएगा एक दिन, पाकिस्तान के तो टुकड़े हो जाएंगे अपने आप ही, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो स्वयं बिखराव के पथ पर है। तो मोदी जी ने जो किया वो आतंकवादी ठिकानों पर किया है। तो हमारा मेन मकसद आतंकवादी ही होते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, बात रही पीओके की कि पीओके हम लेना चाहते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हमारा एक अलग विचार मंथन रहेगा। आज का मंथन है कि पहलगाम पर जो आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण का बदला लेना जरूरी था। विश्व समुदाय को और पाकिस्तान को एक मैसेज देना जरूरी था कि आप हमें छेड़ोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये था मेरे हिसाब से हमारी कार्रवाई, आज की जो 22 अप्रैल की कार्रवाई थी, वो पूर्ण हुई। ऐसा है, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है रिलीजन के बेस के ऊपर, तो एक्चुअली दे डिडंट नो कि हाउ टू ऑर्गेनाइज कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ही काफी दिन साथ बने, फिर ये आर्मी ने शुरू से टेक ओवर कर लिया, और ये सिर्फ करप्शन और अपनी प्रॉपर्टियां बनाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ा कल्प्रिट हमारा अमेरिका है, जिसने जब रशियन अफगानिस्तान में आए तो उन्होंने पाकिस्तान को अरबों डॉलर दिए, और यहाँ के और वो तो बड़े खुश हुए। अरबों डॉलर लेके उन्होंने आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर खोले, 13-14 अभी भी बने हुए। तो वो क्या करते थे, ट्रेनिंग करके फिर वो अफगानिस्तान में जाते थे और रशियंस का लड़ते थे। तो रशियंस थे वो घातक लोग थे, वो रोड बाउंड थे, वो नीचे उतरते ही नहीं थे टैंकों से, और वहाँ की जो टेरेन है वो ऐसी नहीं है, वो तो बड़े छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, एम्बुश के लिए फिट है वो। तो ये ट्रेन थे, तो अल्टीमेटली जो हमारी रशियंस थे वो तो वापस चले गए। जो वापस चले गए तो ये तो बहुत, इन्होंने हजारों क्या लाखों ट्रेन कर रखे थे। तो फिर इन्होंने, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा, तो कश्मीर तो ओपीएम थी इनकी हर आदमी के लिए, हर लीडर के लिए, कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो उन्होंने सोचा है जितने भी आतंकवादी ट्रेन है इनको भिजवा दें हिंदुस्तान के लिए, तो उन्होंने इधर कर दिए। हालांकि सच पूछो तो अभी आतंकवादी इतने हो गए हैं और वहाँ खुद भी उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। रोज वो ब्लास्ट हो रहा है पाकिस्तान में भी, कभी शिया कभी सुन्नी, और आजकल तो अफगानिस्तान के साथ भी रोज लड़ाई होती है, और बलूचिस्तान को इतना तंग कर रहे हैं, सिंध को तंग कर रहे हैं, यानी कि इनका कंट्री का बुरा हाल है, मैं कह नहीं सकता आपको। तो ये आतंकवादी ये नहीं सिर्फ हमारे ही भिजवाते हैं, इनका अपना खुद का कंट्री में बुरा हाल है। सर, एक बहुत पुरानी कहावत है कि खड्डा खोदोगे किसी और के लिए, गिरोगे खुद। बिल्कुल, तो ये कहावत पाकिस्तान के संदर्भ में बिल्कुल चरित्रार्थ होती है कि उन्होंने खड्डा खोदा हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, कि हम यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियां बढ़वा देंगे, कश्मीर में अराजकता फैलवा देंगे, कश्मीर के लोगों को अलग करा देंगे। तो निश्चित रूप से उनकी मंशा रही होगी कि कश्मीर को भारत के साथ रहने नहीं देंगे, स्वयं ले लेंगे या एक अलग देश बनवा देंगे। उनकी मंशा में खोट था, तो उनकी मंशा में खोट था। अब जो कश्मीर है उनके पास, जिसको हम पीओके बोलते हैं, वो पीओके के लोग, मैंने आज टीवी में स्टेटमेंट देख रहा था, पीओके के लोग खुद कह रहे हैं बहुत अच्छा किया भारत ने, वो हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि आज ना तो कल हम हिंदुस्तान में शामिल हो जाएंगे। दूसरी तरफ बलोच के लोग कह रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें भी एक अलग देश बनना है, पीओके तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा, ठीक है, और हम एक अलग देश बनना चाहते हैं। अगर भारत की हमें मदद मिल जाए तो हम बहुत जल्दी अलग देश बन जाएंगे। और निश्चित रूप से भारत ने आज एक संदेश दे दिया कि बलूचिस्तान, तुम भी अलग हो सकते हो, तुम्हारे पास भी पावर है। आज हमने एक संदेश दे दिया कि ये लोग कुछ करने लायक नहीं है, ये लोग गिदड़ भभकी देते हैं, हमें डराते हैं, हम परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, हम परमाणु आक्रमण कर देंगे, हम तो परमाणु बम गिरा देंगे, कहते कहते हैं, करते कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास चीजें उस तरह की नहीं है जो परमाणु हथियारों को यहां से वहां लेकर भी जा सके। ठीक है, हो सकता है कि किसी जमाने में उन्होंने परमाणु हथियार बना लिए हो, लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम उनके देखें, उन पर रिसर्च करें, तो उनके पास कोई एक ऐसा विमान, कोई एक ऐसा जहाज, वायुयान ऐसा है नहीं जो उसको भारत तक लेके आ सके। आज भी टीवी में चल रहा था, पता नहीं कितनी सच्चाई है, डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं उनको। हाँ, डिलीवरी सिस्टम है नहीं उनके पास। तो किस तरह से परमाणु हथियारों को संभालेंगे? हो सकता है, मुझे इस बात का डर है हमें सबको कि कहीं वो रख के पाकिस्तान में ही न फट जाए। नहीं, ऐसा है जो
पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, भुट्टो था ना, वो बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि पूरे जितने भी अरब कंट्रीज है, जितने मुस्लिम कंट्रीज है, उससे किसी के पास बॉम्ब नहीं है, अभी तक नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के पास है। तो इस बॉम्ब को उसने इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया, और जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे सबसे पैसा आठा है उससे, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि अभी जो अमेरिकन हैं और इसराइल हैं, ये इनकी दोहरी चाल भी हो सकती है कि हिंदुस्तान अभी लड़े और उसके बाद ये परमाणु बम की अगर बात करता है पाकिस्तान, तो इसको हम भी पकड़ लेंगे। और सच पूछो, शुरू से जब से बना है तब से अमेरिकन वहाँ ऑलरेडी देश हैं, आज से नहीं, काफी सालों से वहाँ है, क्योंकि उनको मालूम है कोई पता नहीं है इस देश में कौन सा कोई आतंकवादी आया था, कोई लफड़ा कर, हालांकि हो नहीं सकता, पर फिर भी तो मुझे लगता है ये चाहते हैं। अच्छा, फिर ईरान हमेशा धमकी देगा इजराइल को, मैं तैनात करूंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि जितने भी ज्यूज हैं उनको खत्म करना हमारा फर्ज है। बार बार उसने धमकी दी है। तो अभी अमेरिकन भी इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि भी ईरान का कोई न्यूक्लियर जो दे शुड नॉट गेट इनटू दिस। तो अभी इजराइल भी सोचता है कि उनको भी डर है बीच में से, कोई पता नहीं आपको, ईरान काफी पावरफुल, ऐसी बात नहीं है, जो कितने होती हैं गाजा में, हर जगह वही पीछे पैसा दे रहा है। तो यू नेवर नो, चाहते हैं कि किसी तरह इसको हमने अपने कब्जे में लें। तो न्यूक्लियर बम भगवान ना करे तो महाविनाश है, सच पूछो महाविनाश है। अच्छा सर, मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने बिना लड़े ही हार मान ली है। हाँ, पाकिस्तान 12-13 दिनों से, जब से ये 22 अप्रैल के बाद लगातार बयानबाजी कर रहा था, हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास परमाणु बम है। आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आता है, मैं देख रहा था, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस कार्रवाई पर कोई एक्शन नहीं लेना है। तो आपने तो बिना लड़े ही हार मान ली। आपने मोदी के जज्बे को, भारत के जज्बे को पहले ही स्वीकार कर लिया कि अब ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है, ना तुम्हारे गिदड़ भभकी में आने वाले हैं। तो तुम कह दीजिए कि नहीं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, जो हुआ ठीक हुआ। तो इस तरह के जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे, हमारे पास परमाणु हथियार है, आज उन्होंने एकदम से कह दिया हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ऐसा है, हमारी इंडियन आर्मी जो है ना, वो प्रोफेशनल आर्मी। जब खून मुंह पे लग जाए ना, जो पाकिस्तानी है जितने भी आर्मी वाले हैं, वो तो खून लगा उनके मुंह पे, शुरू से ही करप्शन है। आप हैरान हो गए, वहां पर हर चीज इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो डैम है, कोई भी चीज लीजिए, वो खुद चलाते हैं, इंडस्ट्री है। तो वो जब ऐसे आदमियों को आदत पड़ गई आराम की, जब पता कितने हजारों बीघा जमीन हर अफसर के पास है, और जो जवान है वो भी बड़ा पावरफुल समझते हैं आपको, पुलिस वाला बेसिकली। तो इसलिए जब मुंह में खून लग जाता है ना, तो फिर लड़ने के काबिल ही रहते, याद रखना। तो वैसे भी करप्शन इतनी है, अच्छा फिर इकोनॉमी कितनी डाउन है, ना कोई वहाँ इंडस्ट्री है, क्योंकि उनकी एक इंडस्ट्री है, रातों रात अपना वो टेररिस्ट मदरसों में बनाते रहो। तो इसलिए अंदर से खोखले हैं वो। ठीक है, अब ये देखते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, क्या न्यूक्लियर बम है, तो कुछ नहीं है। तो इस तरीके से, लेकिन अभी जो हमने लिमिटेड एक्शन लिया है, तैयारी पूरी अभी भी है। अच्छा, अभी और कुछ भी हो सकता है? हाँ, कहते हैं ना, अभी बाकी है। ओके, अच्छा, बाकी है। वो आर्मी चीफ ने ट्वीट किया सुबह, पिक्चर अभी बाकी है। ऐसा है कि अभी लिमिटेड तो ठीक है, अब इनका एम ये होना चाहिए, एक तो पीओके में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जगह है इनको कब्जे में कर लेना चाहिए। दे कैन डू इट नाउ। फॉर एग्जाम्पल, पीओके 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद जो कराची है, इनकी अभी नेवी इतनी वीक है, यू कांट इमेजिन। हमारा तो बड़ा वाला बेड़ा ऑलरेडी पहुंच गया, जिसमें कई 100 जहाज होते हैं, अभी रशियन ने भी भिजवा दिया हमारे लिए। तो ये चाहता है लड़ाई भी होगी तो पीओके में थोड़ी बहुत होगी, उसके बाद ये इसका कराची का सत्यानाश कर देंगे। तो कराची को पिछली बार भी आग लगा दी थी, उसकी वजह से फिर जो पूरी जो रूट है, कम्युनिकेशन रूट है, सॉरी शिप्स का, वो बंद हो जाए तो इनकी इकोनॉमी का और भी सत्यानाश हो जाएगा। तो पीओके, मैं तो सोच रहा हूँ पीओके का जो भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हमें कैप्चर करना चाहिए,
नहीं, पाकिस्तान के विदेश मंत्री का इस तरह से कहना कि हम कोई एक्शन नहीं लेना, ये बात कुछ जब नहीं रही। दम भी नहीं है उनके डिफेंस मिनिस्टर के बार बार गिदड़ भपके देने वाले लोग कहते हैं नहीं कोई एक्शन नहीं लेना। वो गिदड़ भपके ऐसी होता है, जो कमजोर आदमी होता ना, तो मार अभी हाँ, और मार देता तो भाग जाता है ये इस तरह का ही चीजें दिखाई दे रही है। आज इन्होंने एक बयान और भी दिया, ऐसा मुझे पता लगा, पता नहीं कितना सच है, कि इन्होंने कहा कि जो भारत का साथ देगा हम उसका कर्जा वापस नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया भर से लोग कर्जा लिया हुआ है तो कर्जे की धमकी दे रहे हैं कि यदि कोई भारत का साथ देगा, इस मामले में भारत के साथ बोलेगा उसके, तो हम उसका कर्जा वापस नहीं देंगे। भूखे हैं, कटोरा लेके भागते हैं, नहीं समझे आप? शर्म आनी चाहिए जो आप इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है कि हम कर्जा वापस नहीं करेंगे। ये भारत के पक्ष में हो जाती है बातें कि देखो किस तरह के लोग हैं जो किस घटना को किस संदर्भ में देखते हैं। जिसने कर्जा दिया है वो इस शर्त पर दिया है कि हम भारत का साथ नहीं देंगे या हम भारत के पक्ष में नहीं बोलेंगे। जो भारत के पक्ष में बोलेगा हम उसका कर्जा नहीं देंगे, तो आप तो विश्व समुदाय की वैसे ही खिल्ली उड़ा रहे हो। विश्व समुदाय आपसे अलग हट जाएगा। और बहुत एक अच्छी बात रही इस संदर्भ में कि किसी भी विश्व के नेता ने या बड़े नेता ने या किसी भी देश ने भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। बिल्कुल ठीक बोला। नहीं, ये जो कटोरा लेके जाते हैं IMF से 2 बिलियन दे दो, 3 बिलियन दे दो, अरे देखो हिंदुस्तान में 650 और 700 बिलियन का एक सेपरेट हुआ है फंड, और दिन ब दिन हमारे GST में खूब पैसा बढ़ रहा है, खूब पैसा आ रहा है, क्योंकि हम तरक्की कर रहे हैं हर एंगल से। वो तो सिर्फ टेररिस्ट के चक्कर में और कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? तो टेररिज्म के चक्कर में उन्होंने अपने देश को बर्बाद कर लिया। हो सकता है कि उस वक्त उन्होंने ऐसा सोचा हो कि टेररिज्म एक इंडस्ट्री हो गया हमारे पास, इंडस्ट्री के रूप में इन्होंने उभारा हो, अमेरिकन कि जहां जहां जरूरत पड़ेगी लोग हमसे मदद मांगेंगे, टेररिज्म दो। मैं बता रहा हूँ रशिया के चक्कर में अमेरिका ने सत्यानाश किया तो इनका पासा उल्टा पड़ गया कि इन्होंने टेररिज्म को एक इंडस्ट्री की तरह उभारना चाहा, बिल्कुल, लेकिन इनका सत्यानाश उसी टेररिज्म में किया। रोजाना पाकिस्तान में भी रोजाना बम फटते हैं। जब सुनते हैं कभी सियालकोट में बम फटा, कभी कराची में बम फटा। तो शिया सुन्नी लड़ते रहते हैं। हाँ, शिया सुन्नी इनकी मस्जिदें अलग होती हैं, और रोज हर दूसरे दिन देखो शिया मस्जिद में वो ब्लास्ट कर देंगे। वहां पर भी क्या नाम, अफगानिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा है। TTK है, अभी देखिए अभी रशियन अफगानिस्तान के साथ में झगड़ा हो रहा है। कल परसों से 7 बार बंदे मरे, बलूच में भी 7 मरे, उन्हें उनकी ट्रेन जला दी। हाँ। तो अभी सर एक बात मेरी कम समझ में आती है, आप थोड़ा उस पर प्रकाश डालो कि हमें बलूचिस्तान का साथ देने में दिखते कहाँ है। हम देते नहीं उनका साथ ऐसा कभी भी, क्योंकि अब तक हमने साथ दिया होता तो अब तक वो एक अलग देश बन चुके होते। पाकिस्तान की तो वैसे ही कमर टूट चुकी होती, बलूचिस्तान जैसे अलग होता है। अब सिंध की बारी आ जाती है सिंध को अलग होने की, पर हमने साथ नहीं दिया, इसलिए वो लोग अभी तक इकट्ठे हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ दिनों बाद, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा, थोड़े दिन बाद बलूचिस्तान अलग हो जाए। नहीं, हमारा देश है ना हमेशा कॉशियस रहते हैं, यार ये नहीं करे, अमेरिका क्या बोलेगा, फलाना ही बोला, ये इतना नहीं सोचना चाहिए। ये बलोच है ना, क्योंकि जब 47 में बलोच वाज इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन वो जबरदस्ती पकड़ दिया, ठीक है ना, तो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, अभी भी नहीं करते। तो वो चाहते हैं हम इंडिपेंडेंट हो। आप बलोच की जो प्रेसिडेंट है, लेडी है, नाम भूल गया, उसकी स्पीच सुनो, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जो फ्रंटियर गांधी थे वो भी वहीं के थे ना। तो कहने का मतलब ये, अभी इस पहलगाम की घटना के बाद अभी हम खुल गए, अभी हम खुल के उनको मदद करेंगे। हालांकि रॉ वाले तो अभी भी देते होंगे, पर फिर भी अभी खुल के चाहते, हम तो चाहते हैं कि बलोच वाले झगड़ा करें, मतलब करें, इनसे इंडिपेंडेंस मांगे, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े और होने चाहिए। एक तो हमने पहले बांग्लादेश में कर दिया था वैसे, हालांकि वो भी अभी दांत दिखा रहा है आजकल, उसका भी सॉर्ट आउट करेंगे। तो ऐसे ही है। तो सर एक बात और आती है कि POK, आपको लगता है, क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं, और मुझे लगता है, खैर आप पत्ते खोलेंगे नहीं, पर फिर भी मैं आपसे पूछना जरूर चाहूंगा कि POK कब तक हिंदुस्तान में शामिल हो सकता है, क्योंकि अब चीजें बहुत हद तक भारत के पक्ष में आ चुकी है। तो अब POK लेने में हमें कोई ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सेनाओं की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से बिखर चुका है, जिस तरह से देखे तो कि उनके पास न सेनाएं हैं, न अस्त्र शस्त्र है, न उनके पास नेवी है,
तो आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान टूट चुका है। तो ऐसे हालात में पीओके लेने में कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी हमें, फिर भी हम ले नहीं रहे हैं। तो क्या कारण है इसका, और कब तक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि साल भर, 2 साल भर, 3 साल भर हम इसको ले ही लेंगे? नहीं, ऐसा है, जैसे हमारे आर्मी चीफ ने सुबह ट्वीट किया कि पिक्चर अभी बाकी है। देखो, जब भी लड़ाई होती है तो जो पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो एक टारगेट देते हैं कि ये हमारा एम है, ये है। तो मेरे हिसाब से टारगेट ये है कि अगर बढ़ती है लड़ाई तो एक तो पीओके को हमने पकड़ना है, और दूसरा नेवल की वजह से जो उनका एक ही पोर्ट है उसको सत्यानाश करना है। बाकी मोदी साहब ने 5-7 एक्शन ऑलरेडी ले रखे हैं, पानी बंद कर दिया है और क्या नाम है, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दी है। अब देखो कितने बेवकूफ है ये, हिंदुस्तान के साथ जो हम लोग तैयार हैं, हिंदुस्तान के साथ वो बिजनेस करना नहीं चाहते। ये नहीं पता कि कितना फायदा उनको, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतने बड़े वो है, बेवकूफ है वो कश्मीर के चक्कर में और कुछ नहीं। वो लोग बिना दिमाग के भी नजर आते हैं सर। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि हम शिमला समझौते को सस्पेंड कर देंगे। विश्व का कोई भी व्यक्ति, छोटे से छोटा बच्चा भी इस बात को कह नहीं सकता कि ये किसी ने दिमाग से कहा होगा। कोई पागल व्यक्ति बोलता है कि जो चीज आपके पक्ष की है, जो चीज आपके फेवर में रही है, जिसके कारण आप जीवित रहे हैं, ऐसे समझौते को आप सस्पेंड करने की बात कर रहे हैं। जल समझौता हमारे पक्ष की बात है, हमने उसको तुरंत सस्पेंड किया। बिल्कुल, वो हम कर सकते थे क्योंकि हमारे पक्ष की बात है, लेकिन वो तुम्हारी चीज थी और तुम्हारे ही पक्ष की बात थी, आपने उसमें भारत को फायदा पहुंचा दिया। तो हम ये देख रहे हैं कि हम कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं। ये तो बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं, इनको पता ही नहीं क्या सच सही है और क्या गलत है, क्या तुम्हारे फायदे की चीज है, क्या तुम्हारे नुकसान की चीज है। शिमला समझौते जैसे एग्रीमेंट को रद्द करने की बात कह के उनका दिमागी स्तर पता चलता है। देखो जी, 1971 की जब लड़ाई हुई तो हमने उनके 93,000 प्रिजनर्स जो फौजी पकड़े, और फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ मिसेस गांधी और भुट्टो साहब के नीचे। भुट्टो साहब तो उनके पैरों में पड़ गए, सचमुच इफेक्ट है ये कि मेरी नौकरी बचा लो, मुझे तो खा जाएंगे लोग। तो वो जो जहाँ हम लोग बैठे हैं, जहाँ मतलब 71 की लड़ाई के बाद जहाँ जहाँ हमने कुछ उन्होंने कैप्चर किया या कुछ हमने इलाका कैप्चर किया, तो दे रियलाइज कि इसको हम कंसिडर करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, कि इसी को मतलब ना तो आप क्रॉस करोगे ना हम क्रॉस करेंगे, तो ये वादा करती है। तो हमारे लीडरों ने मान लिया। अभी देखिए, कारगिल वार हुई तो हमने लाइन ऑफ को क्रॉस नहीं किया, सच पूछो तो अभी भी नहीं की। सिर्फ कुछ इलाके में, वो भी कौन सी जगह है, वो भी इसलिए क्योंकि टेररिस्ट के ठिकाने, एक मुरीद कुछ ऐसा नाम था, मुरीद के भावलपुर या कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि ये बेवकूफ है, और शिमला एग्रीमेंट अपन तो इतनी जल्दी मानना नहीं चाहिए था। 93,000 पकड़े, बिरयानी खिला के उनको खुला दिया। अरे कुछ कम से कम अपने इलाका जो पीओके वाला वही वापस ले लो। 65 में बड़ी मुश्किल से हमने हाजीपीर दर्रा पकड़ा। कारगिल में 3620 पोस्ट पे, जिस एक पोस्ट के लिए 600 से ज्यादा हमारे जवान मरे, वापस कर दी ताशकंद डिक्लेरेशन। कहने का मतलब ये, शिमला एग्रीमेंट के वक्त उस वक्त हमारा पलड़ा भारी था, हम कह सकते थे भाई ये हमारे को इलाके वापस कर दो। अब हम आई डोंट ब्लेम दैम, हमारे पॉलिटिशियन को कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है, सिर्फ वो जोश से जो भाषण दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। शिमला एग्रीमेंट के बाद 93 वापस किए, और हमारे 47 जो प्रिजनर्स थे वो आज तक नहीं वहां पाए। 47 प्रिजन हमारे आज तक नहीं। मेरी यूनिट का भी एक अफसर वहां पर मर गया होगा बेचारा भी। क्या है ये, तो मोदी साहब ने पता नहीं भगवान कृष्ण जैसा ही हमारे, तो मोदी साहब तो सर भारत के पास टेक्नोलॉजी इस कदर की है कि यहाँ बैठे ही हम पाकिस्तान को तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, हमें पाकिस्तान के अंदर घुसने की जरूरत नहीं। आज जिस तरह का उदाहरण पेश किया भारत ने कि हमें सीमा क्रॉस करने की जरूरत नहीं, हमें वहां जाने की जरूरत नहीं,
हम यहाँ बैठे हमारी सेनाएं बटन दबाएंगे, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ड्रोन्स है जी, अभी गाजा में क्या हो रहा है, इजरायली जवान जा रहे हैं, अरे वो ऐसे उनकी, बाय द वे इस वार नहीं, इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे पास है अभी कि हमारी सशस्त्र सेनाओं के पास वो टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लेटेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ से दबाओगे आप, इस्लामाबाद खत्म, यहाँ से दबाओगे कराची खत्म, यहीं से सारी चीज खत्म हो रही, लड़ने की जरूरत बाय नहीं। द वे इजरायली ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, दे आर हेल्पिंग अस। उनको ऐसी टेक्नोलॉजी, याद देखो जब गाजा में जो इनके लीडर, मतलब जब वहां पर हजारों लोगों के पीछे में घुसाते थे ताकि हमें टारगेट ना करे, क्योंकि दे यूज्ड टू उनका मोबाइल मॉनिटर कर लेते थे, मॉनिटर करके वहां पर मारते थे। और ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास भी है इजराइल की वजह से, और इजरायली ऑलरेडी लैंडेड हियर, आई रेड समवेयर। इजराइल हमारा सपोर्ट करता है। अरे क्या बात है, मैं कह रहा हूँ ये जितने भी आप ये जो लैपटॉप पकड़ रखे, सॉरी मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी गैजेट्स हैं, ये सब इजराइल वाले बनाते हैं, इजराइल के टेक्नोलॉजी ज्यूज हैं, वो इतना तेज है। याद है आपको, ये जो गाजा वाले थे, उन्होंने सोचा कि हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा पकड़ लेते हैं, तो उन्होंने सोचा आगे से हम पेजर उतना छोड़ दें, पहले वो इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या दिमाग लगाया उन्होंने क्या किया, जो पेजर जिस कंट्री से, ब्राजील से अपने कहाँ से खरीदे, इन्होंने ऑलरेडी मोसाद को भिजवा के उन सबको पैसा वैसा दे के उन पेजरों में बारूद भर दिया। जब वो चलाने लगे तो रातों रात फट रहे हैं। यहाँ दिमाग है, मतलब हम भी हैरान हो गए, सच कह रहा हूँ। तो ये बड़े दिमाग वाले हैं। सर एक बात जेहान में हो रहा थी कि पाकिस्तान ने बिना लड़े हार तो मान ली, लेकिन कहीं ये तो नहीं कि वो भी उनकी कोई चाल हो कि वो भी रातों रात कुछ इस तरह के काम करने चाहते हो सकता है कि उनको भी विश्व समुदाय से या किसी अन्य देश से कोई सहायता मिल गई हो, कोई टेक्नोलॉजी ऐसी उनके पास आ गई हो कि वो भी वहीं से बैठे प्रेस करे, यहाँ पे आके दिल्ली में गिरे, कोई बम हो सकता है। ऐसा किसी चीज को नकारा नहीं जा सकता। हालांकि आज के संदर्भ में देखा कोई उनको सपोर्ट नहीं करता, भिखमंगे लोगों को कौन सपोर्ट करेगा, पर ऐसी संभावना आपको नजर आती है कि बिना लड़े हार मान लेना पाकिस्तान की फितरत में है? नहीं, एक्चुअली वो इकोनॉमिकली, सोशली, मिलिटरली इतना वीक हो चुका है, पूछो कुछ नहीं, और इसलिए वो लड़ने के काबिल नहीं है। और वहां पर भी इंटरनल डिस्टर्बेंस इतनी हो रही है, पूछो कुछ नहीं। इवन पब्लिक आर्मी के अगेंस्ट हो रही है, तो बेसिकली आर्मी वाले ही इन्होंने सत्यानाश कर गए पूरे कंट्री का है। और आपको मालूम नाम की डेमोक्रेसी है वहां पर, तो यही जिसको चाहते हैं वहां बना देते हैं, जिसको चाहते हैं निकाल देते हैं। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर 5 साल नहीं, वहां डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं 5 साल नहीं कंप्लीट कर सका। कहने मात्र के लिए वो डेमोक्रेटिक देश कहलाते हैं अपने आप को, वहाँ सेनाओं का राज होता है, क्या डेमोक्रेसी है वहां पे? डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा सर एक चीज और, जो आज मॉक ड्रिल हो रही है, अब मॉक ड्रिल कहीं मोदी जी को ऐसा आभास तो नहीं कि ये लोग लड़ाई कर सकते हैं, तो मॉक ड्रिल उसी सिलसिले में कराई जा रही है? बहुत जरूरी है, वैसे भी मॉक ड्रिल तो बहुत जरूरी है। किस लिए? आज लड़ाई होगी है ना, ऑलरेडी प्लान था। कल को वो मान लो अटैक करते हैं, उनके हवाई जहाज आते हैं, बम फेंकने कहीं फेंक सकते हैं वो लोग, ठीक है। एहतियात के तौर पर चीजें ठीक होनी चाहिए। नहीं, इसी बहाने पूरे हमारे देश के जो जवान, जो लोग हैं, वो तैयार, मेंटली प्रिपेयर्ड, सतर्क हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, चीजों का आम नागरिकों को पता चल जाएगा कि क्या होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बताते आज से 54 साल पहले एक बार मॉक ड्रिल हुई थी, तो चीजों को भूल चुके हैं हम। 71 में हमने देखी, हमने आपने 71 में कराई? सॉरी 62 में 71 में तो आगे फ्रंट भी था। ओके ओके, तो 62 में तब कराई थी और अब हो रही है दोबारा से। तो ये चीजें तो मुझे नहीं लगता, आपको भी सबको लगना चाहिए ये चीजें लगातार चलती रहनी चाहिए। आम सिविलियन को भी युद्ध के लिए तैयार और कम से कम अपने बचाव पक्ष के जरूर रहना चाहिए कि अगर कोई देश आक्रमण करता है तो कैजुअलिटी ज्यादा ना हो, तो उसके संदर्भ में हम खुद अपने आप को बचाएं और अपने दूसरे साथियों को बचाएं। इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए और पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है ऐसी हालत में। यदि कोई परमाणु बम फटता है तो क्या करना है, यदि एयर स्ट्राइक होती है या दूसरे तरह के हथियार इस्तेमाल होते हैं तो ऐसी हालत में हमें क्या करना है। मैं ना जर्मनी भी गया तो मैं हैरान हो गया, हर घर के नीचे बेसमेंट बना हुआ है। मैंने बातचीत काफी लोगों से, कहता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
उसको प्रिकॉशन के लिए नीचे बना रखे, बहुत जरूरी है। कल का न्यूक्लियर वॉरफेयर होती है मान लो, तो हम सबको खुद ट्रेंच खोदनी पड़ेगी। ये जो धरती माता यही बचाती है, उससे भी यही बचाती है। तो ये आस्ता आस्ता भी हम हो जाएंगे एक्सपर्ट, सीख जाएंगे। और देखो मोदी साहब ने ये बड़ा सरप्राइज दिया है। मॉक ड्रिल आज बोली, सिर्फ मॉक ड्रिल बोले, और तो कुछ नहीं किया। मॉक ड्रिल हुई, जवानों की छुट्टी कैंसिल होगी, इनको बोलते हैं बैटल इंडिकेशन। गाड़ी मूव होती है, जब गाड़ी हमारी मूव हुई है, तो पाकिस्तान ने सोचा कि यार अभी तो मॉक ड्रिल आज अभी तो हुई है, अभी टाइम लगेगा, तो अभी नहीं होना, और उससे पहले चीजें हो गई। सरप्राइज बहुत जरूरी है। तो सर एक अंतिम क्वेश्चन आपसे है जी, कि आप मोदी जी को आज के संदर्भ में, आज रात के संदर्भ में केवल कितने नंबर देंगे 100 में से? मैं तो भैया 100 में से 100 दूंगा। तो जो जज्बा है ना, याद रखना, जज्बा, उनमें जज्बा पता नहीं क्या है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो नेशनलिस्ट है, देशभक्त है, नहीं समझे आप? ऐसा अफसर, ऐसा लीडर हमें कभी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ देश की सोचता है। तो आज बड़ा एक अच्छा डिस्कशन रहा। हमने आज के एयर स्ट्राइक पर, आज के पाकिस्तान पर किए गए हमले पर विस्तार से चर्चा की, और कर्नल आर.सी. चड्ढा के साथ आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिए। कुछ चीजें जो आम लोगों को नहीं पता था, मुझे नहीं पता था, उन चीजों की जानकारी भी शेयर की। बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, आपने बुलाया, अच्छा लगा।